हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है विद योर डैशिंग फेवरेट राजीव सर। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फ़नी मज़ेदार चैप्टर है ये, ठीक है जी। और मैं पहले ही बता दूँ, इस चैप्टर के बारे में तुम लोग सुनोगे अपने सीनियर से भी, और जो भी मैथ्स के थोड़े बहुत भी ज्ञाता हैं छोटे मोटे से जी, उन सब से आप ये सुनोगे कि यार ये चैप्टर बड़ा बेकार है। बट रियली बताऊँ, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस इसमें समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को भी और ज़्यादा ग्रूम कर देगा, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, ये बोल दूँ मैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है। तो आज से ही बिल्कुल कॉन्टिन्यूस इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है साथ में। तो चलिए चलते हैं, चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो गया है आज। तो दिस इज चैप्टर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या चैप्टर है आपका? रिलेशंस यार जनरल रिलेशंस होते हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, यही तो है रिलेशंस। तो ऐसे ही बस मैथ्स में भी है, तो इसमें क्या डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो मैथमेटिकली रिलेशंस को समझने के लिए सबसे एक छोटी सी आसान सी चीज़ है, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो, मैंने पहले ही दिन जब मैंने सेट्स स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि सेट का मतलब क्या है? फैमिली। और फैमिली, जब दो फैमिली आपस में लिंक होती हैं, जैसे मान लो आपकी फैमिली है और एक आपके बुआ की फैमिली मान लेते हैं, ठीक है, तो ये दो फैमिली हो गए ना, तो वो दो सेट्स बन गए, तो उनके आपस में रिलेशंस है। अब फैमिली के बीच में रिलेशन का मतलब क्या होता है? फैमिली के रिलेशन का मतलब क्या है कि फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं यार, जैसे आपकी बुआ ही हैं, ठीक है, तो बुआ जो है उस फैमिली का एक मेंबर है, ठीक है। बुआ के जो बच्चे हैं, कजन ब्रदर सिस्टर जो भी हैं वो हो गए, ठीक है जी। तो फैमिली के रिलेशंस का मतलब है फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनके आपस में रिलेशंस, कि मदर हैं, फादर हैं, बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, ठीक है जी, कजन सिस्टर है, कजन ब्रदर है, उधर से फिर हम देखेंगे तो मामा मामी, तो ये सब चलेगा, ठीक है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे भी चलने वाली है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं पहले हम दो सेट्स का, यानी कि दो फैमिलीज़ का, तो उसको डिफाइन करते हैं क्या होता है। तो जो दो सेट्स हैं उन सेट्स को मैंने नाम दे दिया ए और बी। दो सेट्स को क्या नाम दे दिया मैंने? ए और बी। बहुत बढ़िया। तो ए और बी का क्या डिफाइन करना है हमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। क्या बोला मैंने? क्या बोला है? ए क्रॉस, ठीक है। इस साइन को मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है यहाँ पे? क्रॉस पढ़ना है, ठीक है। दो सेट्स के बीच में ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन है, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? क्रॉस पढ़ेंगे। तो ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोला मैंने? क्या बोला? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो पूरा पेयर में लिखा है ना ए बी, इसको हम बोलेंगे अब ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर्ड पेयर। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। ये उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला नंबर जो लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट कंपोनेंट है और इसको बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या कहती है? सेट ऑफ, अच्छा ये जो बाहर बना हुआ है ये क्या बन गया हमारा? सेट का साइन। तो सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी टाइप सच दैट, ये जो ए है इनकी जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस सेट का, वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए में,
एंड जो सेकंड कंपोनेंट बी होगा वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट बी में। बात समझ में आ गई है? फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो ए में बिलोंग करेगा एंड सेकंड जो कंपोनेंट है वो किस में बिलोंग करेगा? बी में। तो फाइनल डेफिनेशन क्या हो गई है? तो फाइनल डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ all those ordered pairs whose first component is in A, फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो A में होगा एंड सेकंड कंपोनेंट इज इन B, इज इन सेट B। ठीक है, तो A क्रॉस B में वो सभी पेयर्स आएंगे, वो सभी पेयर्स, ऑल दोज पेयर्स जिन पेयर्स का पहला जो कंपोनेंट बनेगा, जो पहला नंबर होता है उन पेयर में, वो नंबर होगा किसमें? A में, और जो दूसरे वाला नंबर होगा वो होगा B में। इसको ना इन जनरल आप A, B मत पढ़ो, बेशक आप इसको ऐसे पढ़ो कि ये वो पेयर है जिसका पहला कंपोनेंट इस सेट में है और सेकंड कंपोनेंट इस सेट में है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक सेट है 1, 2 और बी सेट लिया मैंने से A, B। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है? A क्रॉस B। क्या निकालना है मुझे? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में वो सभी पेयर्स आएंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं? वो सभी पेयर्स, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। वो सभी पेयर्स जिनका पहला कंपोनेंट A में होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट B में होना चाहिए। तो देखो, एक कंपोनेंट A में होना चाहिए पहला और दूसरा कंपोनेंट B में होना चाहिए, तो ये एक पेयर बना ऐसा। और क्या बन सकते थे? देखो, पहला कंपोनेंट फिर से A का रखो, सेकंड कंपोनेंट B का रखो, पहला कंपोनेंट A का रखो और सेकंड कंपोनेंट B का रखो, पहला कंपोनेंट A का रखो और सेकंड कंपोनेंट B का रखो। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो इसमें और कोई पेयर हो सकता है? सोचो, देखो, जो भी पेयर होगा उसका पहला कंपोनेंट तो A में ही होगा ना, तो A में जो होगा तो या तो 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, यदि 1 होता है तो जो पेयर बन सकते थे A, B लेके वो बना लिए, 2 लेके बन सकते थे वो बना लिए। इसका मतलब A क्रॉस B इज डन। A क्रॉस B इज डन। तो इस A क्रॉस B में कितने पेयर्स आए हैं? कितने पेयर्स हैं? काउंट कर लो यार, काउंटिंग आ गई ना? ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो 4 पेयर्स आए हैं। इसका हर पेयर A क्रॉस B में जो ये पेयर नज़र आ रहा है आपको, वो A क्रॉस B का एक एलिमेंट है। क्या है वो? A क्रॉस B का एलिमेंट। तो इस A क्रॉस B में फ़िलहाल आपको कितने एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं? कितने एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं भाई बताओ? 4 बोला आपने अभी, तो दिस इज़ 4। ये समझ में आया? अच्छा, A में कितने देखोगे? A में कितने एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं? 2। B में कितने हैं? 2। तो A क्रॉस B में कितने नज़र आ रहे हैं तुम्हें? 2 × 2। कैसे बोल लो इसे? 2 × 2। तो एक्चुअल में आप देखेंगे हमेशा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A × में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B, हमेशा ऐसे ही नज़र आएगा। क्योंकि जब मैं इसका एक एलिमेंट फिक्स करूँगा तो ये सब के साथ घूमेगा, ऐसे इसका एक एलिमेंट फिक्स करूँगा फिर सब के साथ घूमेगा। तो फाइनल जो नंबर बनेंगे Na × में NB। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन है ना, ये मल्टीप्लाई ही है। दिस इज़ नाउ मल्टीप्लाई। जब ये सेट्स के बीच में है तो क्रॉस, जब ये नंबर्स के बीच में है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आर यू गेटिंग? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना है कि 2 सेट्स हमें दिए हुए हैं, उन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि उन 2 सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके क्या बना लो? ऑर्डर्ड पेयर्स बना लो। ऑर्डर्ड पेयर में पहला कंपोनेंट पहले वाले सेट में से रखना है और सेकंड कंपोनेंट सेकंड वाले सेट में से रखना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यदि उसमें आप A क्रॉस B में काउंट करोगे एलिमेंट्स तो आपको ये मिल जाएगा Na × NB। क्लियर है ये बात? ओके, अब ध्यान देना है इसमें कि क्या हम A क्रॉस B और B क्रॉस A
क्या हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को सेम कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात को समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स में यदि ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है और एक पेयर है सी कोमा डी, हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ए कोमा बी एक पेयर, दूसरा पेयर सी कोमा डी, ये दोनों इक्वल कब होंगे, ध्यान दें। टू पेयर्स ए कोमा बी एंड सी कोमा डी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ ए जो है वो सी के इक्वल होगा, बी जो है वो डी के इक्वल होगा। दो पेयर्स तभी इक्वल होते हैं जब वो कंपोनेंट वाइज इक्वल हो। मीन्स यदि आप ये कहो कि सर 1,2 पेयर और 2,1 पेयर, तो ये दोनों भाई इक्वल नहीं है। ठीक है, ग्राफिकली भी देखते हैं, ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं इस बात को वो भी समझते हैं। ठीक है, ग्राफिकली कुछ इस तरह से देखो कि जैसे हम बहुत छोटी क्लासेस से ये बनाते आ रहे हैं ना ये। अरे वो ग्रीन पेपर होता था, ग्राफ पेपर ग्रीन वाला, याद है ना। हाँ, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर वो रेड कलर का भी आता है, ब्लू कलर का भी आता है। तो ठीक है ना भाई, आता है तो मैं क्या करूँ, ओके समझ गए ना आप लोग, ग्राफ पेपर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से कि हमें क्या करना है, क्या है 1,2 रिप्रेजेंट करना है। तो 1,2 कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ये 1 और ये 2, तो 1,2 तो ये वाला हो गया भाई। ये कौन सा हुआ, 1,2। अच्छा 2,1, 2,1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्या ये दोनों सेम पॉइंट नज़र आ रहे हैं तुम्हें, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है ना। तो बस तो इसलिए क्या हुआ, 1,2 और 2,1 भी डिफरेंट है। ठीक है, मतलब मैंने ये बोल दिया है कि ये जो एक्स एक्सिस होती है ना आपकी, ये यहाँ पे एक्स सेट बन गया, मतलब ए सेट बन गया फ़िलहाल यहाँ पे क्या बन गया, ये ए सेट ये वाले नंबर्स का, और ये वाला जो है वो बी सेट बन गया। और ये जो पॉइंट्स तुम्हें नज़र आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स तुम्हारे ए क्रॉस बी में है या बी क्रॉस ए में है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। या सिंपली मैं बोल दूँ कि ऑर्डर्ड पेयर्स को दिखाना था तो 1,2 और 2,1 इक्वल नहीं है। ओके, चलो भाई, बीच में बात कर रहा था भाई बी क्रॉस ए की। तो बी क्रॉस ए को एक बार समझते हैं कि बी क्रॉस ए क्या होना चाहिए। तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा यार, देखो बी क्रॉस ए के लिए कोई नई डेफिनेशन नहीं है। एक सिंपल सी बात सोचो यार, एक सिंपल सी बात क्या सोचनी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है भाई, सभी को पता है, बहुत ही बढ़िया, ये होता है। बट यदि मैं बोलने लगूँ कल को कि यार फॉर्मूला जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे पसंद नहीं है, मैं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले तरीके से बोलूँगा, कोई परेशानी उससे, कोई परेशानी है उससे, बात तो सेम ही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ना लहजा बना हुआ है हमारा कि यार ए पहले आता है बी बाद में आता है। बट जो बच्चे बीए पढ़ रहे होते हैं उनके लिए तो बी पहले आता है, ए बाद में ही आता है। ठीक है, तो वो अपना अपना मेथड है कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बात सेम ही है। तो फॉर्मूला सेम है तो इसको मैं दो फॉर्मूले नहीं कहूँगा। सिमिलरली मैं बी क्रॉस ए को कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं कहूँगा। डेफिनेशन किसकी लगानी है आपको, ए क्रॉस बी वाली। ठीक है, तो वो डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट, इसमें वो पेयर्स होंगे। अब देखो बच्चे जनरली क्या लिखते हैं, बी कॉमा ए, स्मॉल बी कॉमा स्मॉल ए। मैं कहता हूँ भाई ए और बी के चक्कर में पढ़ो ही मत ना, आप कुछ और नाम दे दो। मैं तो कहता हूँ कि एक्स कॉमा वाई होगा, बट एक्स और वाई को डिफाइन करो प्रॉपर तरीके से कि जो एक्स है, जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट बना है, वो किस में होना चाहिए, मेरे फर्स्ट सेट में बस, एंड जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड सेट में होना चाहिए। और ये एक्चुअल में सेट की कौन सी फॉर्म है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। जो हम ये लिख रहे हैं डेफिनेशन, वो किस फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख रहे हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म तो यही कहते हैं ना कि बस जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, उनको आप अपनी प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख दो। तो दैट डजेंट मैटर कि आप यहाँ पे एक्स वाई लिखो, ए कॉमा बी लिखो, एम कॉमा एन लिखो, टी कॉमा पी लिखो, दैट डजेंट मैटर।
मैटर करता है आपका जो एक्स और वाई पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या है, ये मैटर करता है, ये वाला पार्ट आपका मैटर करता है, ठीक है कि इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है ये बात? ओके, तो आई थिंक अब ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि यदि मान लो कि मेरे पास ए और बी यही वाले सेट्स होते, ये वाले, तो बी क्रॉस ए क्या बनता, बी क्रॉस ए क्या बनता देखो। तो फिर हम पहला कंपोनेंट किसका रखते, बी का, और सेकंड कंपोनेंट ए का रखा जाता है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, a, 1, a, 2, b, 1, बहुत ही बढ़िया, b, 2। और ये जो a क्रॉस b में नज़र आ रहे थे वजह से 1, a और a, 1, ये दोनों तो इक्वल नहीं होते हैं, और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो इसका मतलब b क्रॉस a वाला जो सेट है और जो a क्रॉस b वाला सेट है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इस बात को आज ही नोट करके रख लो, है, नोट कर लो इसको, ये एक इम्पोर्टेंट नोट हो गया है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। बट अब ये बट ना बहुत ही गंदी चीज़ है बट। तो चलो देखते हैं भाई, बट क्या होना है कि यदि मैं ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में काउंटिंग करता हूँ किसकी, एलिमेंट्स की, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में काउंटिंग करोगे तो वो तो सेम ही आएगी, और एक्चुअल में वो किसके इक्वल आएगी, फर्दर इक्वल्स टू एन ए इंटू में एन बी। क्या पढ़ रहा हूँ मैं, इसको इंटू मतलब मल्टीप्लाई, सिंपल, ठीक है। तो ध्यान रखना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल सेट्स नहीं हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है, एंड द थर्ड इज इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, का मतलब है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होंगे जब वो कंपोनेंट वाइज इक्वल होंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, तो आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, नोटेड, छोटी छोटी सी बात है और बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए जी, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग आराम से घर पे बैठ के, ना बाहर जाना ना किसी से बाहर मिलना, लर्निंग हो रही है अच्छी वाली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले का दौर था ना, शांति, बाहर रोड पे, मतलब ना ट्रैफिक, ना कोई शोर शराबा, ना कोई पोल्यूशन, सब वहीं पे आ गए हैं लौट के ना। इस कोरोना वायरस ने सबको औकात दिखा दी अपनी। चलिए तो भाई देखते हैं कब छुटकारा मिलता है इससे, दोबारा से अपनी स्पीड वाली भागती हुई ज़िंदगी पे आएंगे हम लोग जल्दी ही। मोदी जी के अच्छे प्रयास चल रहे हैं, अब हम भी थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं उनके साथ साथ। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छुटकू सा, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ x + 3, 5 equals to 6, 2x + y। देखो यार, अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है, देख लो, तुम्हें साफ पता चल रहा है कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स है ये, और ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल पहले से दिए हुए हैं। तो व्हाट द डेफिनेशन इम्प्लाइज कि जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल। तो चलिए जी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3, और यहाँ पे x की वैल्यू हमने डाल दी है 6 + का y, तो y कितना आ गया हमारा, -। आंसर हो गया क्यूट सी प्यारी सी स्माइल के साथ। ओके, चलिए अब बात आती है, फिर से एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट में घुस जाते हैं, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज ही तुम्हारी जो 2.1 है ना, पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो उसको और अच्छे से समझते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर रिमार्क्स कार्टेशियन प्रोडक्ट
की डेफिनेशन से जो निकल के आए देखते हैं। पहला रिमार्क जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते हैं, बट उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रिमार्क, दैट इज इम्पोर्टेंट बात। सेकेंड इज, यदि मैं बात करता हूँ A क्रॉस A की, ये रिमार्क्स खत्म होते ही आपकी एक्सरसाइज खत्म है, ये मान लो, ठीक है। 2.1 इसी के अंदर हो जाएगी तुम्हारी, मतलब ऐसे झटपट कर दोगे आप, ठीक, झटपट। तो दिस इज A क्रॉस A। A क्रॉस A की डेफिनेशन क्या बनेगी? A क्रॉस A का मतलब है कि फैमिली है एक, और उसी फैमिली के मेंबर्स का आपस में रिलेशन बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा। जैसे मम्मी कॉमा पापा, मम्मी कॉमा आपकी बड़ी बहन, मम्मी कॉमा छोटी बहन, मम्मी कॉमा मैं, लाइक दिस, ठीक है। या मैं कॉमा मम्मी, ये भी तो बन सकता है ना, आर यू गेटिंग? ओके, तो A क्रॉस A में कौन कौन से पेयर बनेंगे? क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। A कॉमा A। भाई मम्मी कॉमा मम्मी जरूरी थोड़ी ना है, मम्मी कॉमा पापा है ना, या मम्मी कॉमा मैं हूँ, या मम्मी कॉमा भाई है, ठीक है। तो इसका मतलब A कॉमा B। बहुत ही बढ़िया। हमारी डेफिनेशन कहती है हमेशा कि यहाँ जो पेयर बनेगा वो A कॉमा B या X कॉमा Y या T कॉमा M या M कॉमा P, ऐसा ही लिखना है। कंडीशन देनी है साथ में इनके ऊपर, क्या क्या कंडीशन होगी कि A एंड B, क्योंकि A बिलोंग्स टू A एंड B ऑल्सो बिलोंग्स टू A, तो A एंड B बोथ बिलोंग्स टू द सेट A। चलेगा? दौड़ेगा भाई, बात समझ में आ गया है। A क्रॉस A इज द सेट ऑफ ऑल दोज पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, whose first and second both components are in A by definition, ठीक है। तो सिंपली N ऑफ A क्रॉस A कितना होगा बताओ? N ऑफ A इंटू में क्या आएगा? N ऑफ A, विच मीन्स N ऑफ A का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इज A कोई भी एक सेट है और उसके साथ मैंने फाई सेट लिया और उसका क्या कर दिया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन पे आएंगे फिर से एक बार। A कॉमा B पेयर सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B सेट। B सेट यहाँ पे कौन है? एम्प्टी। तो जब हमारा पेयर बनता है जिसमें पहला कंपोनेंट तो A में होता है और सेकंड कंपोनेंट B में होता है, अब जो पेयर बनेगा उसका सेकंड कंपोनेंट इसमें होगा और इसमें तो एक्चुअल में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी पेयर पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। उसका पहला कंपोनेंट तो मिल जाएगा क्योंकि ये एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, बट इसमें कोई नहीं मिल पाएगा, इनके सेकंड कंपोनेंट है ही नहीं, बेचारा अधूरा है, ऐसा है, ये है ही नहीं टाइप। तो जब ये अधूरा है तो कहानी अधूरी है, तो पूरी कैसे करें? आंसर दे दो फाई। भाई कुछ है ही नहीं ना, सही है। तो A क्रॉस फाई इज फाई, या फाई क्रॉस A करोगे तो भी तो फाई। बात समझ में आई? कैसे आया फाई? ओके, फोर्थ पे आते हैं जी। फोर्थ, तो फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चों, बोलो। अच्छा ठीक है, ओके। तो 3 सेट्स की बात कर रहे हो, चलो कि जी सर 3 सेट्स हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो भाई ये करोगे आप, A क्रॉस B क्रॉस C कर लोगे, तो इसमें क्या बनेगा? क्या बनेगा? A कॉमा B कॉमा C, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड, क्या बोलेंगे सोचो? उसको बोला था पेयर, क्या बोलेंगे? क्या ये? ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो इस ऑर्डर ट्रिपलेट में जो पहला कंपोनेंट है वो A में से होगा, सेकंड B में से होगा और थर्ड C में से होगा। ये छोटा C, ये बड़ा C, कैपिटल C। चलो ठीक है, ओके हैं। तो भाई अब बात आती है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। अब देखो एक सिंपल सी बात है, ये तो मतलब कहने वाली बात ही नहीं है कि यार ये जो भी हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सारे के सारे जो सेट्स होंगे ना ए बी सी, वो कैसे होंगे, फाइनाइट। मान लो कि इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इनफाइनाइट चलते रहेंगे ना। तो इसका मतलब ये फाइनाइट के लिए ट्रू है। इनफाइनाइट के केस में सीधा आप बोल दोगे कि कोई भी इनमें से इनफाइनाइट हुआ, कोई भी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो काउंटिंग है वो इनफाइनाइट बन जाएगी, ऑब्वियसली बन जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म। बट अब दिक्कत आती है बच्चों को। अब आप बोले कौन सी दिक्कत सर, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, हैं भाई? आती है, क्या आती है वो मैं बता रहा हूँ। एक छोटी सी, कुछ ही बच्चों को, मतलब कुछ बच्चे होते हैं बेचारे, तो मैं बेचारा क्या बोलूँ यार, बेचारा इन द सेंस कि एकेडमिक में थोड़े से बेचारे होते हैं। एकेडमिक्स में वैसे तो बड़े प्यारे होते हैं बच्चे, सारे ही बच्चे प्यारे होते हैं, है ना। तो चलिए अब हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। ए मान लो कि सेट है 0 1 -1, सॉरी 0 और 1 ले लेते हैं। 0 और 1 लिया मैंने, और बोलता है कि फाइंड ए क्रॉस ए, ये निकालना। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी बना, ऐसे ही ए क्रॉस ए बनेगा। तो उसमें कौन से ट्रिपलेट्स आएंगे, जिनका पहला, दूसरा एंड तीसरा ऑल कंपोनेंट्स आर इन ए सेट, जैसे ए क्रॉस ए की डेफिनेशन थी, ठीक है। तो चलिए ए क्रॉस ए निकालने के लिए ए क्रॉस ए निकालो। बस क्या करो, ए सेट को 2 बार लिख लो अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सहूलियत के लिए ए क्रॉस ए निकालने के लिए ए को 2 बार लिखो। तो अब बनाओ पेयर 0 0 0 1, इस 0 को फिक्स कर दो 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर इस 1 को फिक्स कर दो जी, 1 साथ में 0, फिर 1 साथ में 1, ये आ गया ए क्रॉस ए। फिर से एक बार और करना है, ए क्रॉस ए। तो क्या करो, फिर से एक बार ए को लिख लो 0, 1, या ऊपर लिखा हुआ है वहाँ से देख लो। तो अब ये ए क्रॉस ए 1 बन गया, और साथ में ए के साथ क्रॉस करना है। तो कैसे करोगे, फिर से इस पूरे को उठाओ और इसके साथ चिपका दो, तो दैट विल बी 0 0 0, फिर इसी को रहने दो और इसके साथ चिपकाओ, तो दैट विल बी 0 0 1। आई थिंक यू गॉट द पैटर्न, ठीक है। ऐसे अब 0 1 को किसके साथ, 0 के साथ, फिर 1 के साथ, 0 1 0। अपनी जो पोजीशन है वो छोड़ो मत, एक बार यहाँ से सिलेक्ट करो और इसको सबके साथ घुमा दो, ठीक है। सबके साथ घूमेगा भाई ये अपना। तो 0 ए आएगा, 1 0 1, देन उसके बाद क्या आएगा, सोचो 1 1 0। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन आंसर कर रहे हो आप लोग, 1 1 1। तो इसमें काउंटिंग कर लो यार, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना होगा, 8। वो 8 एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, विच मीन्स इसका क्यूब, विच इज हेयर 2 का क्यूब 8 आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इसको सोचा है, तो समझ में आ गया होगा पैटर्न सभी को, इस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपकी होती है NCERT 2.1 कंप्लीट। बहुत ही प्यार से आराम से कर लोगे। यदि कोई डाउट आता है तो भाई सर है ना, ठीक है, हैप्पी। क्या यहाँ पे क्या गलती करते हैं हम, किस इसमें गलती जनरली क्या होती है बच्चों, मैं बता दूँ आप लोगों को, बहुत ही बेहुदा सी गलती करते थे कुछ बच्चे। क्या कि इसमें जब ये पैटर्न लिख रहे होते हैं ना, तो किसी न किसी एलिमेंट को रिपीट कर देते हैं। वो एक पैटर्न से नहीं चल रहे होते, वो ऐसे ढूंढ रहे होते हैं 0 0 1, ऐसे 0 1 0, और फिर वो 0 1 1 0 1 1 2 बार लिख के आ जाते हैं टाइप। आर गेटिंग? मतलब वो पैटर्न को फिक्स तरीके से लेकर नहीं चलते हैं, और तो आपने यहाँ पे फिक्स पैटर्न लेके चलना है। ओके देन, ऑल द बेस्ट बच्चों। 2.1 कंप्लीट करनी है, घर पे रहना है। ओके।